हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 3 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वॉट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं? वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. Newspapers and television reports often refer to such allegations. हम इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, गड़बड़ियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर और टीवी में इनके बारे में कवर किया जाता है। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है. इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट में से असली नामों को हटा दिया जाता है और फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं. मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की. मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी द्वारा गवर्नमेंट फैसिलिटीज का, ऑफिशियल्स का मिसयूज किया जाता है. शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की. एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज. बड़े पार्टियों द्वारा, अमीर उम्मीदवारों द्वारा इलेक्शन में बहुत ज्यादा रकम खर्च किया जाता है. अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की. इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. वोटर्स को डराया धमकाया जाता है, चुनाव के दिन धांधली की जाती है. मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना. रिगिंग, fraud and malpractices indulged by a party or candidate to increase its votes. It includes stuffing ballot boxes by a few persons using the votes of others, recording multiple votes by the same person, and bribing or coercing polling officers to favor a candidate. जब कोई पार्टी या कैंडिडेट अपने वोट्स बढ़ाने के लिए फ्रॉड या माल प्रैक्टिस करती है तो उसे रिगिंग यानी चुनावी धांधली कहते हैं. इसमें कुछ लोगों द्वारा
बहुत सारे लोगों का वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग नाम से बहुत सारे वोट डालना, इलेक्शन ऑफिसर्स को डराना, धमकाना, घूस देना ताकि वे कैंडिडेट के पक्ष में काम करे, ये सब आता है। चुनावी धांधली। चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं। Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports. But fortunately, they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. इन रिपोर्ट्स में बहुत सारे रिपोर्ट्स सच भी होते हैं। जब हम ऐसे रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमें बहुत बुरा भी लगता है, बट ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। इलेक्शन का जो मेन पर्पस है कि लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का एक फ्री और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों को रियल चॉइस मिले, वो मेंटेन रहता है। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दे। This becomes clear if we ask a basic question. Can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? हमारे सामने एक सवाल आता है और वो ये है कि क्या कोई पार्टी बिना पॉपुलर सपोर्ट के सिर्फ धांधली करके चुनाव जीत सकती है और अपनी सरकार बनाकर सत्ता में आ सकती है? इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाए तो ये बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? दिस इज a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र चुनाव आयोग। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the elections. Are they independent of the government, or can the government or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? जो इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर हैं या नहीं, ये चेक करने का एक सिंपल तरीका है ये देखना कि इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाता है। जो इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है या नहीं। क्या गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी उन्हें प्रेशराइज या इन्फ्लुएंस कर सकती है? जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं क्या उनके पास इतनी पावर है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके? क्या वे इन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं? चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है ये देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? The answer to all these questions is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. इन सवालों के जवाब हमारे देश के लिए काफी पॉजिटिव हैं। हमारे देश में इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल
इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहते। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द सीईसी। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो अगर रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट को पसंद ना हो तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयोग को जितने अधिकार प्राप्त हैं उतने शायद ही दुनिया के किसी चुनाव आयोग को प्राप्त होंगे। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इलेक्शन के कंडक्ट से लेकर कंट्रोल तक हर चीज के बारे में इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है। इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शन रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक हर चीज पे इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता को लागू करता है और अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट इसको वायलेट करता है तब इलेक्शन कमीशन उसे पनिश भी करता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। During the election period, the Election Commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने का ऑर्डर दे सकता है ताकि गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज ना करे जिससे उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी
शामिल है। When on election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. इलेक्शन ड्यूटी के दौरान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. लास्ट 25 ईयर्स में इलेक्शन कमीशन ने अपने सभी पावर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है और उसने अपने पावर्स को एक्सपैंड भी किया है। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रिमांड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। अब ये बहुत कॉमन बात हो गई है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अब ये आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. अगर इलेक्शन ऑफिशियल्स को लगता है कि किसी इलेक्शन बूथ पे या किसी कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग फेयर नहीं हुआ है, तो वो री इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक what the election commission does, but they have to obey. इलेक्शन कमीशन जो करता है अक्सर रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आता है, बट उन्हें इलेक्शन कमीशन की बात माननी पड़ती है। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड if the election commission was not independent and powerful. अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता तो यह सब होना पॉसिबल नहीं था। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव ना था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, चुनाव में लोगों की भागीदारी। Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग एंथुसियाज्म यानी उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका ये देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं है, तब लोग इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। फर्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन in election is usually measured by voter turnout figures. इलेक्शन में लोगों के पार्टिसिपेशन को यूजुअली लोगों के
इलेक्शन में वोट करने के फिगर को मेजर करके बनाया जाता है। मतलब कितने लोग वोट देने जा रहे हैं, ये पता करके हमें पता चलता है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है इलेक्शन में। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। टर्नआउट का मतलब है कि कितने परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स ने एक्चुअल में वोट किया है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, ये हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. लास्ट 50 इयर्स में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में टर्नआउट यानी मतदान का प्रतिशत गिरा है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। भारत में टर्नआउट या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। भारत में ये या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। देखिए, इसमें चुनाव वर्ष 1991 से 2015 तक का डेटा दिया गया है। इसमें ब्रिटेन का डेटा पिंक लाइन से शो किया गया है और भारत का डेटा ब्लू लाइन से शो किया गया है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में भारत का टर्नआउट ब्रिटेन से कम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ब्रिटेन का टर्नआउट नीचे की तरफ गिरा है और भारत का टर्नआउट ऊपर की तरफ उठा है। सेकंड, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर proportion as compared to the rich and privileged sections. This is in contrast to Western democracies. भारत में अमीर लोगों की तुलना में गरीब, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा संख्या में वोट देते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में सिचुएशन इससे उलट है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में गरीब लोग, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स बहुत कम वोट करते हैं रिच और वाइट पीपल की तुलना में। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। देखिए, यहां पे भारत और अमेरिका का डेटा दिया गया है। आप देख सकते हैं भारत में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, उनका मतदान का प्रतिशत ज्यादा है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में गोरे ज्यादा वोट कर रहे हैं और अश्वेत और हिस्पैनिक कम वोट कर रहे हैं। थर्ड, कॉमन पीपल इन इंडिया attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. भारत में आम लोग इलेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें लगता है कि इलेक्शन के जरिए वे पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाल सकते हैं वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अडॉप्ट करने के लिए जो आम लोगों के लिए अच्छी हो। उन्हें लगता है कि देश के संचालन में उनका वोट मैटर करता है, उनके वोट का इंपॉर्टेंस है। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए
दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। 67% लोगों को लगता है कि उनके वोट से फर्क पड़ता है। 18% को लगता है कि उनके वोट से फर्क नहीं पड़ता है और 15% लोगों को इस बात का कोई आइडिया नहीं है। Fourth, the interest of voters in election related activities has been increasing over the years. Over the years, इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। During the 2004 elections, more than one third voters took part in a campaign related activities. 2004 के इलेक्शंस में वन थर्ड वोटर्स ने इलेक्शन के कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। 2004 के चुनाव में एक तिहाई से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। 1 out of every 7 voters is a member of a political party. प्रत्येक 60 वोटर में से एक वोटर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। देखिए, 1996 में 8% वोटर्स पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड एक्टिविटीज में। 1998 में 13%, 1999 में 21% और 2004 में 32% वोटर्स ने इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। इलेक्शन कितना फेयर और फ्री तरीके से हुआ है, यह हमें इलेक्शन के रिजल्ट से भी पता चलता है। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से नहीं हुआ है तो इलेक्शन में जो पावरफुल होगा वही जीतेगा। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस। ऐसे सिचुएशन में रूलिंग पार्टी कभी इलेक्शन नहीं हारती। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिग्ड इलेक्शन। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनावों के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। द रूलिंग पार्टीज routinely lose elections in India, both at the national and state level. In fact, in every two of the three elections held in the last 25 years, the ruling party lost. भारत में रूलिंग पार्टी अक्सर नेशनल और स्टेट लेवल पे चुनाव हारते रहे हैं। लास्ट 25 इयर्स में प्रत्येक 3 इलेक्शन में से 2 इलेक्शन में रूलिंग पार्टी चुनाव हारी है। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक
तीन में से दो में शासक पार्टियां हारी ही हैं। In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. यूएसए में जो मौजूदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो शायद ही कभी चुनाव हारता हो, बट भारत में मौजूदा एमएलएस और एमपीज में से आधे चुनाव हार जाते हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। इनकम्बेंट, द करेंट होल्डर of a political office. Usually, the choice for the voters in elections is between the incumbent party or candidate and those who oppose them. इनकम्बेंट का मतलब होता है कि किसी पॉलिटिकल ऑफिस यानी किसी राजनीतिक पद का वर्तमान धारक। इलेक्शन में वोटर्स के पास चॉइस होता है कि वे मौजूदा पार्टी या कैंडिडेट को वोट करें या फिर उनके ऑपोजिशन वालों को वोट करें। पदधारी, किसी राजनीतिक पद का वर्तमान धारक, आमतौर पर चुनावों में मतदाताओं की पसंद मौजूदा पार्टी या उम्मीदवार और उनका विरोध करने वालों के बीच होती है। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. जो कैंडिडेट्स पैसा खर्च करके वोट खरीद सकता है या फिर किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल कनेक्शन हो, वे भी चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शन को अगर छोड़ दे तो अक्सर डिफीटेड पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट को लोगों का वर्डिक्ट मानकर अपना लेती है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। All this leads to a simple conclusion. Elections in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. अब तक के डिस्कशन से हम एक सिंपल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो ये है कि भारत में इलेक्शंस बेसिकली फेयर है और फ्री हैं। जो पार्टी चुनाव जीतती है और अपनी सरकार बनाती है, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। दिस मे नॉट बी ट्रू for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money power and unfair means, but the overall verdict of a general election still reflects popular preference. हो सकता है कि ये हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए सही ना हो सकता है कुछ कैंडिडेट अपने पैसे के दम पर और अनफेयर मींस यूज करके इलेक्शन जीत गया हो, पर जब हम ओवरऑल इलेक्शन की बात करते हैं तो उससे हमें लोगों की इच्छा ही पता चलती है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। There are very few exceptions
to this rule. In the last 60 years in our country, this is what makes Indian elections democratic. पिछले 60 वर्षों में इस सिंपल रूल में थोड़े बहुत ही एक्सेप्शंस हैं और यही चीज भारत के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। Yet, the picture looks different if we ask deeper questions. Are people's preferences based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hope to win elections? लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली एनालिसिस करके कुछ सवाल करें तो फिर हमें तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग अपनी पूरी नॉलेज का यूज करके फैसले लेते हैं? क्या लोगों के पास रियल चॉइस है? क्या इलेक्शन में सबको बराबर का अवसर मिलता है? क्या एक आम नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना कर सकता है? पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? Level playing field condition in which all parties and candidates contesting in an election have equal opportunities to appeal for votes and to carry out election campaign. लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान अवसर मतलब सभी पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इलेक्शन कैंपेन अच्छे से कर सके, लोगों से वोट के लिए अपील कर सके। समान अवसर वो स्थिति जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी दलों और उम्मीदवारों को वोट के लिए अपील करने और चुनाव अभियान चलाने के समान अवसर मिलते हैं। Questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। These include ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. जिन पार्टीज और कैंडिडेट्स के पास बहुत पैसा है वो चुनाव जीतेंगे या नहीं ये श्योर नहीं है, बट उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है और स्मॉल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तुलना में ज्यादा पैसे वाले पार्टीज और कैंडिडेट्स की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है। ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट of the electoral race and to secure a ticket from major parties. देश के कुछ हिस्सों में जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो दूसरों को चुनाव के मैदान से बाहर कर देते हैं और खुद बड़ी पार्टी से टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. कुछ फैमिलीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करती हैं और अपने ही रिलेटिव्स में टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है
और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। Very often, elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other, both in policies and practice. अक्सर आम नागरिक के पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं रहता, क्योंकि मेजर पार्टीज के पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस लगभग एक जैसे ही होते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तरह तरह के डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. ये चैलेंजेस सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कई एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में भी पाई जाती हैं। डेमोक्रेसी में जो बिलीव करते हैं, उनके लिए ये चैलेंजेस एक चिंता का विषय है। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं, उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। That is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reforms in our electoral system. इसलिए सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्टोरल रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।